गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 12 फाइनल अकाउंट का करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हमने 25,000 का सेल किया था कैश में, और हमने क्या किया, परचेज को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, हमने सेल किया है तो सेल क्रेडिट होना चाहिए। हमने सेल किया है तो फिर क्या होना चाहिए? अगर हमने सेल किया है तो सेल होना चाहिए, टू सेल अकाउंट होना चाहिए 25,000। बस गलती से हमने क्या बोल के रिकॉर्ड कर दिया, गलती से हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया, हाँ या ना? गलती से हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि दीदी आपने कैश नहीं दिया यहाँ पे, हाँ या ना? अगर आपने रेक्टिफिकेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि कैश बुक फर्स्ट स्टेप होता है, हाँ या ना? और ये सेल होता है सेकंड स्टेप। यहाँ पे टू सेल की जगह टू परचेज हुआ है, हाँ या ना? मतलब सेकंड स्टेप में यहाँ पे गलती हुआ है और कुछ नहीं बोलता है तो फर्स्ट स्टेप दैट इज कैश बुक ऑलवेज सही होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कैश कैश को यहाँ पे नहीं लेते हैं। क्या ये बात क्लियर? एक डाउट आपके दिमाग में ये होगा कि दीदी आपने कैश के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, जबकि क्वेश्चन में लिखा था कि सेल कैश में हुआ है, हाँ या ना? अगर आपने रेक्टिफिकेशन किया है तो वहां पे आपको पता होगा कि कैश बुक फर्स्ट स्टेप होता है, और कुछ नहीं बोला तो कैश बुक ऑलवेज सही होता है। ठीक है, और क्योंकि कैश बुक ऑलवेज सही होता है तो उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे। बहुत सिंपल है रेक्टिफिकेशन। जो सही है उसको दिखा देंगे, और जो गलत मैंने दिखाया है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये तो सही है, टू सेल होना है तो टू सेल लिख देते हैं। टू सेल्स अकाउंट 25,000, और मैंने गलती से परचेज दिखाया था तो इसको हम लोग हटाएंगे। ये क्रेडिट है, हटाओगे तो डेबिट होगा, तो होगा परचेज अकाउंट डेबिट 25,000। ठीक है, यहाँ पे देखो डेबिट क्रेडिट हम लोग का टैली कर गया। सपोज नहीं टैली करता तो सस्पेंस बोल के दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखो परचेज, परचेज नॉर्मली डेबिट होता है और हुआ भी डेबिट ही है, मतलब ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देते हैं, इधर लिखते हैं परचेज अकाउंट और लिखेंगे प्लस 25,000। ठीक है, ये 25,000 क्या था, कैश सेल था, तो लिखो कैश सेल। हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया परचेज को। ठीक है, जिसको हमने अब ठीक कर भी दिया है, नाउ रेक्टिफाइड। फिर नेक्स्ट है सेल। सेल क्रेडिट होता है और हुआ भी क्रेडिट है तो सेल ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट प्लस 25,000, और ये कैश सेल है तो कैश सेल बोल के दिखा देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्राइवेट परचेज, प्राइवेट देखो दो परचेज होता है, एक बिजनेस परचेज और एक होता है प्राइवेट परचेज। बिजनेस परचेज मतलब हमने सामान खरीदा है अपना, ठीक है। प्राइवेट परचेज मतलब ओनर ने अब खुद के लिए खरीदा है। ठीक है, अगर ओनर खुद के लिए खरीदेगा तो वो ओनर की बुक में रिकॉर्ड होगा, हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब देखो ओनर ने खरीदा है अपना प्राइवेट सामान, और इसको मैंने अपने परचेज डे बुक में दिखा दिया। मैंने इसको अपने परचेज डे बुक में दिखा दिया, मतलब देखो ओनर ने प्राइवेटली खरीदा है पर मैंने उसको परचेज डे बुक में दिखा दिया। मैंने उसको परचेज डे बुक में दिखा दिया, मतलब आपको पता है परचेज डे बुक कब बनता है, क्रेडिट परचेज के समय बनता है। तो मैंने इसको एज अ क्रेडिट परचेज अपने बुक में दिखा दिया। तो मैंने क्या लिखा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 600 टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो ओनर ने अपने लिए खरीदा था, हाँ या ना? तो जब ओनर अपना खरीदेगा तो हमको अपने बुक में कुछ नहीं दिखाना है। एक होता है बिजनेस परचेज और एक होता है प्राइवेट परचेज। अब थोड़ा और कंफ्यूजन आपको होगा, मैं क्लियर करती हूँ। देखो प्राइवेट परचेज का मतलब क्या है कि ओनर ने खुद के लिए खरीदा है, ठीक है या नहीं? तो उसका एंट्री हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसने खरीदा है, वो अपने बुक में दिखाएगा, हम नहीं दिखाएंगे। बिजनेस अगर खरीदा है सामान तो वो हमारी बुक में रिकॉर्ड होगा।
हो सकता है कि पेमेंट हम करें या ओनर करे, ठीक है या नहीं, पर दिखाएंगे क्या हम लोग, बिजनेस परचेस। पर यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट परचेस को मैंने अपने बुक में दिखाया है। क्या बोल के दिखाया, परचेस टू क्रेडिटर, क्योंकि मेरा खुद का सामान नहीं है ये तो, और मैंने नहीं खरीदा है, तो हम लोग इसको अपने बुक से क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या ये बात समझ में आया है कि नहीं। ये देखो, ओनर ने खरीदा है तो ओनर अपने बुक में दिखाएगा, मैंने खरीदा ही नहीं है तो हम क्यों अननेसेसरी अपने बुक में दिखाएं। तो मैंने जो एंट्री दिखा के रखा है उस एंट्री को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब परचेज, अच्छा एक डाउट आपका और दिमाग में हो सकता है, अगर आप बोलोगे दीदी मान लो मैंने पेमेंट किया तब, वो एक अलग चीज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रेडिट में खरीदा हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ। अगर पेमेंट होता ना तब वो मजबूरी में हम दिखाते हैं, ठीक है। किसी को डाउट होना तो उनका मैं डाउट यहाँ पे ले रही हूँ, किसी के दिमाग में कि दीदी मान लो ओनर ने अपना खरीदा है, हमने पेमेंट कर दिया। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो डेफिनेटली टू कैश या टू बैंक हुआ हुआ ही होगा, हाँ या ना। और उस केस में अगर आपने परचेज को डेबिट अगर किया है, तो उस केस में भी हम लोग परचेज को कैंसिल करेंगे और ड्राइंग्स बोल के दिखा देंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। पर यहाँ पे क्या है कि मैंने क्रेडिट में खरीदा है, मतलब पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। जब पेमेंट हुआ ही नहीं तो क्रेडिटर हम क्यों दिखाए, वो ओनर ही दिखा देगा क्रेडिटर। क्या ये बात क्लियर। ओके, तो इस एंट्री को हम लोग हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ओनर ने खरीदा है, ओनर अपने बुक में दिखाएगा, ठीक है। परचेज डेबिट है, परचेज को हटाओगे तो क्रेडिट होगा, और क्रेडिटर क्रेडिट है, हटाओगे तो डेबिट होगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 600। क्या ये बात क्लियर। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, ओनर ने खरीदा है, अगर मैंने पेमेंट किया होता तो टू कैश या टू बैंक हुआ हुआ होता, तो उस केस में अगर मैंने परचेज को डेबिट किया होता तो परचेज को हटा के ड्राइंग्स दिखा देते हम लोग। क्लियर। पर यहाँ पे क्रेडिट में सामान आया हुआ है, तो मैंने पेमेंट किया ही नहीं, तो अगर क्रेडिटर दिखाना है तो फिर ओनर खुद अपने बुक में क्रेडिटर दिखाएगा, हम क्यों दिखाएंगे। तो हम इस एंट्री को ही पूरे को क्या करेंगे, हटाएंगे, क्रेडिटर को तो हटाएंगे, और मैंने सामान मेरे पास है ही नहीं, तो इन शॉर्ट ये पूरा जर्नली हम क्या करेंगे, हटा देंगे। डेबिट को हटाओगे तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट को हटाओगे तो डेबिट होगा। सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर में आएंगे, यहाँ पे देखो क्रेडिटर क्या हो गया है, कम हो गया, हाँ या ना। तो हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे पहले। अब यहाँ पे देखो बैलेंस शीट का पहले मैं फॉर्मेट आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे आएगा कैपिटल, ठीक है। फिर कोई बैंक लोन या लॉन्ग टर्म लोन हुआ वो आप दिखा देना। फिर आएगा करेंट लाइबिलिटीज। अब करेंट लाइबिलिटीज में भी आप ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म बोरिंग सबसे पहले लिखना। अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है या जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, वो आ जाएगा पहले। फिर अपने लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, ठीक है, जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल आ जाएगा। फिर आएगा अदर करेंट लाइबिलिटी, मतलब कोई भी करेंट लाइबिलिटी जो कहीं पर भी नहीं आया है वो इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो कि इधर आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब मैं आपको एसेट वाला क्लियर करती हूँ। एसेट में सबसे पहले आएगा फिक्स एसेट, जितने भी फिक्स एसेट है वो अपने लोग दिखाएंगे। उसके बाद आप ध्यान रखना, फिक्स एसेट में भी इनटेंजिबल पहले आएगा और फिर टेंजेबल आएगा, ठीक है। फिर हम अपने लिखेंगे करेंट एसेट। करेंट एसेट में भी आप ध्यान रखना, सबसे पहले आएगा इन्वेंटरीज, मतलब स्टॉक वगैरह। फिर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर और बिल रिसीवेबल आएगा। फिर अपने लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश और बैंक आ जाएगा। फिर आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया है वो आएगा। एंड फिर अदर करेंट एसेट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रेडिटर क्या हुआ है, कम हुआ है, तो क्रेडिटर को कम करेंगे। क्रेडिटर आएगा कहाँ पे, ट्रेड पेएबल में, तो ट्रेड पेएबल में लिखेंगे क्रेडिटर, और फिर लिखेंगे -600। क्या बोल के, प्राइवेट परचेस। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, परचेस में जाएंगे। परचेस यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है, तो परचेस में लिखो -600। क्या बोल के, प्राइवेट परचेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है।
देखो नंबर ठीक कराने से पहले मैं आपको ये वाला कराना चाहूंगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट पहले समझाती हूँ। हमने इंटरेस्ट जो भी पे किया है, हाँ या ना, हमने कितना इंटरेस्ट पे किया ये कहाँ से पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस। हमने कितना इंटरेस्ट पे किया ये कहाँ से पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आओ और देखो हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। देखो हमने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, 8,000 हमने पे किया है, हाँ या ना। हमने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है? 8,000। इसको मैं लिख के समझाती हूँ। हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया है, हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया है 8,000। अब पहले इस लाइन को समझो क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड, मतलब जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया है उसमें बोला है कि क्या इंक्लूडेड है। हमने कितना इंटरेस्ट पे किया? 8,000। 8,000 में से 3,000 इंटरेस्ट वो है जो हमने यूबीआई बैंक को दिया था, ठीक है। हमने तीन, जैसे टोटल हमने 8,000 इंटरेस्ट पे किया है ना, तो इसमें 3,000 हमने किसको पे किया? 3,000 इंटरेस्ट हमने पे किया है, हमने पे किया यूबीआई बैंक को, ठीक है। तो बाद बाकी इंटरेस्ट हमने, बाद बाकी कितना इंटरेस्ट होगा? 5,000। ये इंटरेस्ट हमने किसी और को पे किया है, पेड टू अदर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अब हम लोग पहले आ जाते हैं पीएल में। जैसे 8,000 आप लिखोगे ना पीएल में, हाँ या ना, तो 8,000 ना लिखे बैक कर करके लिखेंगे। पीएल में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम यूबीआई 3,000, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट अदर को जो पे किए वो टू इंटरेस्ट बोल के दिखा देंगे। टू इंटरेस्ट अकाउंट 5,000, ठीक है। नॉर्मल इंटरेस्ट बोल के दिखा दिया। क्या ये बात क्लियर है? हमने 8,000 पे किया है इंटरेस्ट, तो ये पक्का पीएल में जाएगा। 3,000 हमने यूबीआई बैंक को पे किया, 5,000 किसी और को पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम यूबीआई 3,000, और बाद बाकी का नॉर्मल इंटरेस्ट बोल के मैंने दिखा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि वो क्या बोल रहा था यहाँ पे। यहाँ देखो पहली बार लोन अकाउंट बना के मेरे को गिवन है। ये देखो लोन फ्रॉम यूबीआई बैंक, हमने लोन यूबीआई बैंक से लिया है। अब आप बोलोगे ये 10% क्यों दिया? ये इंटरेस्ट रेट है। जब हम लोग लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देंगे ना, तो इंटरेस्ट रेट पहले लिखा आया था तो जिससे कि याद रह जाए, ठीक है। तो 10% क्या है? इंटरेस्ट रेट। अब एक चीज आप ध्यान देना, ओपनिंग में मेरे पास ऑलरेडी लोन चल रहा था, बैलेंस है मतलब ऑलरेडी मेरा लोन लिया हुआ था 50,000 का, हाँ या ना। लास्ट डे मैंने और 50,000 का लोन लिया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ। देखो 50 पे तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और ये 50 मैंने लास्ट डे लिया है तो इस पे तो 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और 10% गिवन है। कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम यूबीआई। देखो बिगनिंग में 50,000 था, और ये पूरे साल भर था तो 12/12। फिर नेक्स्ट हमने 50,000 लिया, वो भी लास्ट डे लिया तो 0 मंथ, तो 0/12 करो कितना आएगा? 5,000 प्लस 0, तो आएगा इक्वल टू 5,000, हाँ या ना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना है? 5,000। इसमें से हमने कितना इंटरेस्ट पे किया? टोटल इंटरेस्ट बना है 5,000, इसमें से हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है यूबीआई को? ये देखो हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है यूबीआई को? 3,000, हाँ या ना। तो कितना आउटस्टैंडिंग होगा मेरे को बताओ, कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 2,000। इसमें कोई प्रॉब्लम? टोटल इंटरेस्ट बनता है 5,000, मैंने कितना पे किया यूबीआई बैंक को? 3,000, तो कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 2,000। अब एक से ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं था, तो ये दो जगह आएगा, ठीक है या नहीं। क्योंकि आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करना बाकी है, तो एक तो ये लाइबिलिटी में आएगा, हाँ या ना। और क्योंकि इसी साल का बाकी है पे करना, क्योंकि इसी साल का बाकी है, करेंट ईयर का है, तो ये पीएल में प्लस हो जाएगा। तो चलो लाइबिलिटी में पहले लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लाइबिलिटी में कहाँ पे आएगा? अदर करेंट लाइबिलिटी में। इधर लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम यूबीआई, जो कि कितना है? आउटस्टैंडिंग है 2,000।
फिर इंटरेस्ट के साथ क्या हो जाएगा, ऐड होगा, तो इंटरेस्ट के साथ ऐड करो। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम यूबीआई लिखा हुआ है, इधर लिखो प्लस 2000, क्या बोल के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आगे आओ, देखो क्या गिवन है। अच्छा, लोन टोटल कितना है, 1 लाख है, तो मेरे बैलेंस शीट में लोन कितना जाएगा, 1 लाख। कुछ नहीं बोला तो लॉन्ग टर्म लोन मान लेते हैं इसको। तो लॉन्ग टर्म लोन है तो इधर आएगा करेंट लाइबिलिटी के ऊपर, तो लिखेंगे 10% लोन फ्रॉम यूबीआई। टोटल 1 लाख है तो मैंने 1 लाख लिखा। टोटल 1 लाख का लोन है तो यहाँ पे मैंने 1 लाख लिखा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। देखो लिखा है डूइंग द ईयर हमने 1 लाख का गुड्स दिया है सेल और अप्रूवल बेसिस पे। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी हम किसी को सेल और अप्रूवल बेसिस पे देते हैं, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि हम सामने वाले को टाइम दे रहे हैं कि वो मेरा प्रोडक्ट यूज करके देखें। ठीक है, अगर उस यूज करने के बावजूद भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो मेरे को मेरा प्रोडक्ट दे सकता है, हम रिटर्न ले लेंगे। क्लियर। अब ये कि इस टाइप का जब हम सेल करते हैं, तो क्या इसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग एंट्री पास करते हैं क्या। क्योंकि जब वो अप्रूव करेगा तभी वो एक्चुअल सेल होगा। जैसे कस्टमर लेके गए हैं सामान, तो हम श्योर नहीं रहते यहाँ पे कि वो रखेंगे या नहीं, मतलब सेल होगा, सेल एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा मेरे को पता नहीं, हाँ या ना। तो इस टाइप का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंट्री हम लोग पास करते हैं क्या, आंसर है नहीं। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना संभव नहीं है कि नॉर्मल सेल के लिए अलग से एंट्री, इस स्पेशल सेल के लिए अलग से एंट्री, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब हम लोग ऐसे कस्टमर को सामान देते हैं, जब हम लोग इस टाइप का सेल करते हैं, तो हम लोग नॉर्मल सेल का एंट्री दिखा देते हैं। ठीक है या नहीं। पर जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब हम डेफिनेटली चेक करेंगे कि अब तक वो कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया सेल। मान लो अब तक भी अगर वो कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर हम अपने बुक से उसको एज अ सेल हटा देंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। डूइंग द ईयर आप देते हो किसी को अप्रूवल बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब फाइनल अकाउंट बनेगा, अगर वो एक्चुअल में सेल नहीं बना है, तो फिर आपको अपने बुक से सेल का एंट्री क्या करना होगा, हटाना होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 लाख का गुड्स दिया है सेल और अप्रूवल बेसिस पे। प्रॉफिट 25% हमने कॉस्ट पे रखा है। अब इस 1 लाख में से 20,000 कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, 40,000 रिजेक्ट हो गया। एंड प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, ये लाइन थोड़ा ध्यान से समझना। प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर मतलब इस 20 और 40 का एंट्री हो चुका है। ठीक है, जबरदस्ती एंट्री करने मत लग जाना। प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर मतलब ये प्रॉपरली बुक में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, लेकिन अपने को इंटीमेशन नहीं मिला बैलेंस गुड्स का। ठीक है, बैलेंस गुड्स कितने होंगे, 20, 40, 60। 1 लाख से 60 माइनस को 40, हाँ या ना। 40 गुड्स का अपने को कोई इंटीमेशन नहीं मिला और अभी भी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है। ठीक है या नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो क्योंकि हमको एक्चुअल में अभी तक इंटीमेशन नहीं मिला, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है कि वो सेल होगा कि नहीं होगा, तो इसको आप ऐसा सेल नहीं रख सकते हो बुक में। आपको सेल से इसको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो अपने को एंट्री रिवर्स करना होगा, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्या ये बात क्लियर। अभी तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिला तो ये सेल नहीं है, पर देते समय आपको पता है हमने एज अ सेल दिखाया था, तो उस सेल का एंट्री अपने को क्या करना होगा, ये बस। बैलेंस कितना होगा, 1 लाख से 20, 40 माइनस करो तो होगा 60। तो यहाँ पे लिखो 6, कितना होगा 60, फिर 60 से 1 लाख माइनस करेंगे तो 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। क्या ये बात क्लियर। अब एक चीज आप और ध्यान से समझना, देखो सेल नहीं हुआ, हाँ या ना, तो ये आपका ये क्लोजिंग स्टॉक बन गया। एक बार ध्यान से समझो, देखो ये सामान सेल नहीं हुआ क्योंकि अभी तक उसने कंफर्म नहीं किया कस्टमर ने, तो ये सेल नहीं है। तो ये अभी भी सामान किसका है, हमारा है। तो एज अ ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रहेगा। सपोज गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो किसकी, कौन अपने बुक, किसका है ये गुड्स, हमारा है, हाँ या ना। देखो अभी ये गुड्स कस्टमर का नहीं है क्योंकि कस्टमर ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये गुड्स मेरा ही है। मैंने इसको सेल से हटा दिया तो फिर वो डेफिनेटली मेरा क्या बन गया, क्लोजिंग स्टॉक। बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का पता है क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट
टू ट्रेडिंग अकाउंट होता है, हाँ या ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, मेरा गुड्स जो किसके पास है, कस्टमर के पास है, ये टर्न जिसको मैंने ये टर्न और अप्रूवल पे दिया था, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट प्राइस पे, हाँ या ना। और मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या, सेलिंग प्राइस है 40,000। मेरे पास सेलिंग प्राइस है 40,000 और मेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको याद है एक इक्वेशन था, प्रॉफिट 25% है। यहाँ पे देखो हम लोग प्रॉफिट कितना करते हैं, 25%। 25% किसका, कॉस्ट का, हाँ या ना। 25% किसका प्रॉफिट रखते हैं, कॉस्ट पे। तो ये लाइन आप लिखो कहीं पे, प्रॉफिट हम लोग 25% रखते हैं, वो भी किस पे, कॉस्ट पे, हाँ या ना। तो अगर आपको पता है इनटू के बाद जो होता है ना उसको हम लोग 100 ले सकते हैं। इनटू के बाद कौन है, कॉस्ट, तो हम लोग कॉस्ट को क्या ले लेंगे, 100। तो अपने लिखेंगे लेट कॉस्ट भी 100। तो प्रॉफिट कितना होगा देखो, 100 का 25% कितना होता है, 25, तो 25। तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में खरीदा, 25 का प्रॉफिट रखा, तो सेल कितने में क्या होगा, 125। अब इस लाइन से मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, हाँ या ना। जैसे मेरे पास सेलिंग प्राइस है और मेरे को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, यही है ना। देखो मेरे पास सेलिंग प्राइस है, अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, तो इस लाइन से हम निकालेंगे। मेरे को बताओ लेट, देखो मेरे को बताओ यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर 125 है तो कॉस्ट कितना है, 100। सेलिंग प्राइस 125 है तो कॉस्ट कितना है, 100। तो अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो कॉस्ट कितना होगा, 100/125 इंटू 40,000। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। मेरे पास सेलिंग प्राइस है 40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है, हाँ या ना। और ये तो कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अगर अगर सेलिंग प्राइस 125 है तो कॉस्ट 100 है। तो सेलिंग प्राइस अगर 40 है तो कॉस्ट कितना होगा, सॉल्व करो। 32,000, हाँ या ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 32, तो इधर लिखो 32,000। अब हम लोग करेंगे एक एक करके, सबसे पहले सेल में आओ। सेल देखो क्रेडिट हुआ है, होता है, पर यहाँ पे डेबिट हुआ मतलब कम हो गया। तो सेल को कम करो 40 से, सेल को कम करो 40 से। क्या बोल के, मैंने गुड्स सोल्ड किया था, ये टर्न और अप्रूवल पे, हाँ या ना। मैंने गुड्स सोल्ड किया था ये टर्न और अप्रूवल पे। फिर हम लोग डेटर को भी कम करेंगे। डेटर देखो डेबिट होता है पर यहाँ पे क्रेडिट है, मतलब डेटर भी कम हुआ है। डेटर कहाँ पे आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड रिसीवेबल में लिखो डेटर। अब लिखो -40,000। क्या बोल के, वही सेम कि हमने गुड्स सोल्ड किया है रिटर्न और अप्रूवल पे। फिर नेक्स्ट कहाँ जाना है, फिर यहाँ पे देखो गुड्स विद कस्टमर, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो इन्वेंटरी में लिख लो, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के लिए जगह रख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे गुड्स विद कस्टमर और रिटर्न और अप्रूवल, ठीक है, या पूरा कंप्लीट कर लेना, रिटर्न और अप्रूवल। कितना होगा, 32,000, ठीक है। 32,000 लिख लो। आप बोलो कि फर्स्ट कॉलम में क्यों लिखा, देखो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ या ना। और नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, तो दोनों को प्लस करके हम लोग फाइनल में लिख देंगे। अगर आप अलग अलग भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे 32,000। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 32,000 क्या बोल के, बाई गुड्स विद कस्टमर। बाई गुड्स विद कस्टमर की जगह क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक तो लिखेंगे ना, क्योंकि ये भी मेरा ही क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। आप क्या लिखते हैं, बाई गुड्स विद कस्टमर लिखते हैं। अब क्योंकि ये भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। अगर आप अलग लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या बोल के, गुड्स विद कस्टमर ऑन रिटर्न और अप्रूवल। क्या ये बात क्लियर।
ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में 32 होगा। अब क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके हम लोग दिखा देंगे। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, कंप्लीट। देखो नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, डेटर्स वेयर शोन आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन। ठीक है, इसका मतलब ऊपर में जो भी डेटर दिखा आया है उसमें प्रोविजन डिडक्ट होकर है। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख कर समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग लिखते हैं डेटर, फिर उससे हम लोग प्रोविजन क्या कर देते हैं, माइनस, हाँ या ना। प्रोविजन अपने लोग माइनस कर देते हैं। अब क्वेश्चन समझो क्या बोला है ये लोग, ये लोग क्या बोले हैं, डेटर्स वेयर शोन आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन। ऊपर में जो डेटर्स है ना उसमें प्रोविजन डिडक्ट होने के बाद का डेटर है। ठीक है, प्रोविजन डिडक्ट होने के बाद का डेटर्स गिवन है। ऊपर में एक बार चेक करते हैं कितना डेटर है, आप चेक करो ट्रायल बैलेंस में डेटर कितना है। डेटर है 1,04,000, हाँ या ना। इसमें प्रोविजन डिडक्टेड है, प्रोविजन डिडक्ट होने के बाद का डेटर गिवन है, हाँ या ना। यहाँ पे जो डेटर गिवन है प्रोविजन डिडक्ट होने के बाद का है, मतलब इधर का है। तो इधर हम लोग लिखेंगे 1,04,000। और प्रोविजन कितना है देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो प्रोविजन लिखा हुआ है 2,000, तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजन लिखेंगे 2,000। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे डेटर कितना होगा, 1,06,000। अब देखो हम लोग भी जानते हैं जब हम लोग से कोई डेटर पूछेगा कि डेटर कितना है, तो डेटर हम कितना बताएंगे, 106, हाँ या ना। और प्रोविजन कितना बताएंगे, 2,000। इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो क्योंकि प्रोविजन का वैल्यू गिवन है तो हम लोग एक प्रोविजन का टाइमलाइन बना लेंगे, जिसमें देखो ऑलरेडी मेरे पास कितना बैलेंस है, 2,000। तो हम लोग यहाँ पे प्रोविजन लिख देंगे 2,000। और बैलेंस शीट में डेटर लिखो, बैलेंस शीट में डेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना वैल्यू लिखेंगे डेटर का अपने लोग, डेटर कितना है, 1,06,000, तो 106 अपने लोग लिख देंगे। क्या ये बात क्लियर। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में लिखा था कि डेटर का जो वैल्यू है वो प्रोविजन डिडक्ट करके है, डिडक्ट करके मतलब इधर का वैल्यू है, और प्रोविजन मेरे को गिवन था, तो फिर ये वाला वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्चुअल में डेटा कितने का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 106 या 104। डेफिनेटली डेटा के पैरेलल में जो वैल्यू होगा वो बोलेंगे ना। तो एक्चुअल में डेटा कितना है, 106। तो हम लोग यहाँ पे डेटा में लिख दिए हैं 106। क्या ये बात क्लियर। और प्रोविजन का तो ऑलवेज टाइमलाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रोविजन का टाइमलाइन बना लिया, और ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू कितना है, 2,000, तो मैंने यहाँ पे 2,000 लिख दिया। अब देखते हैं क्या बोला है आगे। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो 2,000 है ना इसको बैड मान लो, ये 2,000 को क्या मान लो, बैड डेप मान लो। तो ठीक है, बैड डेप का बेसिक एंट्री क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। बैड डेप अकाउंट डेबिट टू डेट अकाउंट, ये जो 2,000 है इसको बैड डेप मान लो। तो फिर बैड डेप का एंट्री हमने लिख दिया। अब इसको कैसे कहेंगे, बैड डेप क्या होता है, लॉस होता है, तो ये कहाँ जाएगा, पीएल में। तो पीएल में लिखेंगे टू बैड डेप अकाउंट, टू बैड डेप अकाउंट कितना, 2,000। फिर नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, डेटर में। डेटर यहाँ पे देखो क्या हो गया, कम हो गया, तो डेटर को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे 2,000 से। डेटर को यहाँ पे अपने 2,000 से कम करेंगे, क्या बोलेंगे, बैड डेट बोलकर। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। अब बोलता है कि 1,000 का प्रोविजन अपने को रखना है, हाँ या ना। शुड बी मेड, शुड बी मेड मतलब शुड बी मेंटेन्ड, और मेंटेन वैल्यू मतलब ऑलवेज फाइनल वैल्यू होता है, हाँ या ना। प्रोविजन शुड बी मेड, शुड बी मेड मतलब शुड बी मेंटेन्ड। अपने को पता है कि मेंटेन मतलब फाइनल वैल्यू, मतलब फाइनली हमको 1,000 का प्रोविजन रखना है। देखो ऑलरेडी मेरे पास 2,000 का प्रोविजन था, अब मेरे को फाइनली 1,000 का रखना है। जब भी बोलेगा शुड बी मेड मतलब शुड बी मेंटेन्ड, और मेंटेन ऑलवेज फाइनल होता है, तो मतलब ये 1,000 रुपया फाइनल हुआ। तो अपने को देखो ऑलरेडी हमारे पास 2,000 का प्रोविजन था, अब मेरे को 1,000 रखना है, इसका मतलब इस साल 1,000 से मेरे को प्रोविजन को क्या करना होगा, कम। आपको पता है डेटर डेबिट होते हैं तो प्रोविजन क्रेडिट नेचर का होगा, हाँ या ना। क्रेडिट को कम करोगे तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर। क्रेडिट को कम करोगे तो क्या होगा, डेबिट होगा।
तो फिर प्रोविजन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट 1,000। और जितने भी प्रोविजन कम या बेसी होते हैं सब पीएल से होते हैं, तो टू पीएल अकाउंट कितना, 1,000। अब हम लोग सबसे पहले सोचेंगे प्रोविजन के बारे में, हाँ या ना। प्रोविजन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर से कम होगा, हाँ या ना। तो डेटर में हम लोग लिखेंगे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि दीदी जैसे हम लोग डेटा का सारा अप्स डाउन दिखाते हैं, वैसे ही हम लोग प्रोविजन का भी सारा कैलकुलेशन दिखाएंगे क्या, आंसर है नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब एक साथ आप दो दो जन को मेंटेन करोगे तो एक का तो आप सारा कैलकुलेशन दिखा देना, और बाद बाकी का आपको फाइनल वैल्यू लिखना है यहाँ पे। क्योंकि डेटा का ऑलरेडी हम सारा अप्स डाउन दिखा रहे हैं, तो फिर प्रोविजन का मेरे को क्या लिखना होगा, फाइनल वैल्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम अप्स डाउन दिखाते तो हम क्या लिखते हैं, हम पहले 2,000 लिखते हैं, फिर हम 1,000 माइनस करके दिखाते हैं, तो फिर लास्ट में ज्यादा कितना बैलेंस शीट में, 1,000। तो फिर सीधा हम लोग लिख देंगे 1,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिनेस अपने को कहा जाना है, पीएल में। पीएल के क्रेडिट में लिखो 1,000। इधर ग्रॉस प्रॉफिट के लिए थोड़ा जगह रख देते हैं, इधर लिखते हैं 1,000। क्या बोल के, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 6। नंबर 6 बोला है कि सस्पेंस अकाउंट क्या चीज के लिए खड़ा है, अब वो बता रहा है, हाँ या ना। अगर मेरे को पता चल गया कि अब क्या चीज की वजह से सस्पेंस आया, तो अब तो ये सस्पेंस रहा नहीं। तो सबसे पहले इस सस्पेंस को बुक से हटाओ। एक बार चेक करो ये सस्पेंस है कहाँ पे। ये देखो सस्पेंस ये डेबिट में खड़ा है, हाँ या ना। ये देखो डेबिट में सस्पेंस खड़ा है। अब क्योंकि मेरे को पता चल गया कि क्या जिसकी वजह से सस्पेंस आया, तो अब इस सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। डेबिट को हटाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री लिखो टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि अब मेरे को पता चल गया, तो अब सस्पेंस को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब ये क्या था हम लोग चेक करते हैं, ये 8,000 क्या चीज की वजह से आया था, देखते हैं। देखो सस्पेंस अकाउंट किस वजह से आया था, एक्चुअल में हमने एडवांस दिया था सेल्स मैनेजर को, ठीक है, जिसको मैंने मुंबई भेजा था सेल्स प्रमोशन के लिए। अब जब वो वापस कोलकाता आया तब उसने एक स्टेटमेंट बताया, एक स्टेटमेंट मेरे को दिया, और उसमें क्या पता चला कि 2,000 उसका ट्रैवलिंग लगा है, 1,200 लीगल एक्सपेंस लगा, 1,800 मिसलेनियस एक्सपेंस लगा है। बाद बाकी अमाउंट अभी भी वो मेरे को रिफंड करेगा, मतलब हमको मिलना बाकी है, ठीक है। अब क्योंकि अब क्योंकि मेरे को पता चल गया कि ये सारे इवेंट्स हैं, तो चलो ये सारे इवेंट्स अब हम लोग दिखा देते हैं। देखो 2,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा, ये कौन दिखाएगा, हम ही दिखाएंगे। क्योंकि वो तो मेरे काम से गया था ना, तो ये सारे खर्च से हम ही दिखाएंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखो 2,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,000। और क्या क्या खर्चा लगा एक बार बुक से देखो प्लीज। ट्रैवलिंग लगा है 2,000, 1,200 लीगल एक्सपेंस लगा है, 1,200 लीगल एक्सपेंस लगा है, और फिर 1,800 मिसलेनियस लगा है, 1,800 मिसलेनियस एक्सपेंस लगा है, ठीक है। और क्या लिखा था कि बाद बाकी अमाउंट हमको अभी भी मिलना बाकी है। कितना बाद बाकी अमाउंट है एक बार चेक करो। 8,000 से माइनस करते हैं, 3,000 अभी भी हम उससे मांगेंगे, हाँ या ना। 3,000 मेरे को मिलना बाकी है, तो लिख देंगे ड्यू फ्रॉम सेल्स मैनेजर अकाउंट, ठीक है। सेल्स मैनेजर से इतना रुपया मिलना बाकी है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, ये कहाँ जाएगा, पीएल में। पीएल में लिखो 2,000, क्या बोल के, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब हम नेक्स्ट लीगल एक्सपेंस में जाएंगे, ये कहाँ पे आएगा, पीएल में। तो पीएल में लिखो 1,200, क्या बोल के, टू लीगल एक्सपेंस अकाउंट। फिर अपने लोग कहाँ जाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये भी कहाँ आएगा, पीएल में। पीएल में लिखेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। फी है ड्यू फ्रॉम सेल्स मैनेजर,
ये इतना मेरे को सेल्स मैनेजर से मिलेगा, तो ये एसेट हुआ, तो ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में। और डेफिनेटली ये करेंट एसेट है, तो ये अदर करेंट एसेट में ड्यू फ्रॉम सेल्स मैनेजर बोल के आ जाएगा। आगे देखो क्या है, सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस आपको पता है खत्म हो गया था, क्योंकि मेरे को इवेंट्स पता चल गया है, तो ये सस्पेंस क्या हो गया, खत्म। तो क्योंकि ये सस्पेंस खत्म हो गया तो ये कहीं नहीं आएगा। एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करवाती हूँ, देखो सस्पेंस डेबिट था, अब क्योंकि इवेंट मेरे को पता चल गया तो मैंने सस्पेंस को क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब क्योंकि सस्पेंस खत्म हो गया तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे इवेंट देखते हैं क्या लिखा है। देखो बिजनेस टू स्टोर रेंटेड हाउसेस में कैरी ऑन हुआ था। ग्राउंड फ्लोर बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ था, और फर्स्ट फ्लोर में ओनर की फैमिली रहती थी। ठीक है या नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर रेंट हमने पे किया है तो क्योंकि आधा ही बिजनेस में यूज हुआ है, तो रेंट हम लोग कितना दिखाएंगे, आधा पीएल में। और बाद बाकी रेंट हम लोग क्या बोल के दिखाएंगे, एज अ ड्राइंग्स। पहले पीएल में लिखो रेंट, पीएल में लिखो टू रेंट अकाउंट, और चेक करो कितना रेंट है। ट्रायल बैलेंस में चेक करो कितना रेंट है, 6600, हाँ या ना। आधा, आधा फ्लो, आधा घर बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ था, और आधा में ओनर रहता था। तो जितना वो आधा ओनर रहता था वो तो मेरा रेंट हुई ना हुआ, वो तो ओनर का रेंट हुआ। तो ओनर अपने बुक में रेंट दिखाएगा, उस आधा फ्लो जिसमें ओनर रहता था वो मेरा, वो उसको हम एज अ रेंट नहीं रखेंगे, उसको एज अ रेंट से हटा देंगे। ठीक है, और क्या बोल के दिखाएंगे हम, ड्राइंग्स बोल के। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक है ग्राउंड फ्लो और एक है फर्स्ट फ्लो, हाँ या ना। इन दोनों का ही मेरे बुक में क्या बोल के रिकॉर्डेड है, ये भी मेरे बुक में एज अ येंट रिकॉर्डेड है, और ये भी मेरे बुक में एज अ येंट रिकॉर्डेड है, हाँ या ना। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा है, कि ग्राउंड फ्लो में तो हम बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज किए, हाँ या ना। ग्राउंड फ्लो को तो हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए। और ऑल्सो फर्स्ट फ्लो है वो कौन यूज किया, ओनर यूज किया, हाँ या ना। फर्स्ट फ्लो कौन यूज किया, ओनर यूज किया, वो भी अपने पर्सनल यूज के लिए, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, तो क्या हम उसको अपने बुक में एज अ रेंट दिखाएंगे, आंसर है नहीं। पर मेरे बुक में ये एज अ रेंट खड़ा है, तो इसको हम लोग हटाएंगे। कितना होगा, 6600 को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो इधर 3300, इधर 3300, ये 3300 रुपया हम हटाएंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया। मेरे बुक में इसका और इसका एज अ रेंट खड़ा है। अब फर्स्ट फ्लो ओनर ने यूज किया है, तो वो हम, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया तो हम अपने बुक में रेंट थोड़ी ना दिखाएंगे। ओनर ने यूज किया तो ओनर अपने बुक में रेंट दिखाएगा, तो हम अपने बुक से एज अ रेंट उसको हटाएंगे। ठीक है, और क्या बोल के दिखाएंगे, ड्राइंग्स बोल के दिखाएंगे। अब क्योंकि ये ड्राइंग्स है, हाँ या ना, तो ये कैपिटल से क्या हो जाएगा, कम। कैपिटल में जाओ, लिखो माइनस 3300, क्या बोल के लिखोगे, प्लस फर्स्ट फ्लो, या फिर ऐसे लिखो एंड पेड फॉर फर्स्ट फ्लो यूज बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये आप लिख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो फर्नीचर अकाउंट है, ये प्रेजेंट ओल्ड फर्नीचर। देखो ऊपर में ट्रायल बैलेंस में जाओ और देखो कितना फर्नीचर, क्योंकि इधर वैल्यू नहीं बोला था, अब आपको ट्रायल बैलेंस में चेक करना होगा। ट्रायल बैलेंस में चेक करो कितने का फर्नीचर है। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर 85,000 का है, हाँ या ना। अब बोला है कि ये जो 85, देखो फर्नीचर अकाउंट अगर आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो वहां पे 85,000 का फर्नीचर शो करेगा। अब बोला है कि ये जो 85,000 का फर्नीचर है ये पुराना फर्नीचर है, ठीक है, जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया 1 जनवरी 2021 को। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो फर्स्ट मेरे पास एक ओल्ड फर्नीचर था, मेरे पास एक ओल्ड फर्नीचर था, कितने का था, अगर वैल्यू ना गिवन हो तो ट्रायल बैलेंस में चेक कर लेना। मेरे पास ओल्ड फर्नीचर था 85,000 का, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, कब कर दिया, 1 जनवरी 2021 को मैंने रिप्लेस कर दिया। फिर देखो आगे क्या लिखा है,
मैंने ये प्लेस कर दिया और उसकी जगह मैंने एक नया फर्नीचर खरीद लिया, हाँ या ना? कितने का खरीद लिया? 1,20,000 का। इसके बदले मैंने एक नया फर्नीचर खरीद लिया 1,20,000 का। मैं पहले इतना आपको समझाती हूँ, फिर आगे पढ़ के फिर बता दूंगी क्या है। देखो, हमने पुराना फर्नीचर ये प्लेस कर दिया, हाँ या ना? तो हमारे यहाँ से पुराना फर्नीचर गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। कितना? कितने का था ओल्ड फर्नीचर? 85, तो लिखेंगे 85। अब आपके दिमाग में होगा कि दीदी डेप्रिसिएशन तो आप दिखाओगे ना, आंसर है यस। पर क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे ईयर एंड 31 दिसंबर है और 1 जनवरी बिगिनिंग है। अब क्योंकि बिगिनिंग में ही ये प्लेस हो गया, तो कोई डेप्रिसिएशन बनेगा नहीं, तो हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पे पैसा नहीं आया, उसके बदले क्या आया? नया फर्नीचर आया। तो हम लोग लिखेंगे न्यू फर्नीचर अकाउंट। न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो एडिशनल कैश पेमेंट 80,000 का हमने किया। हमने कैश पेमेंट कितना किया? 80,000 का। ये 80,000 का हमने एडिशनल कैश पेमेंट क्यों किया, ये ध्यान से समझो। देखो, हमने नया फर्नीचर 1,20,000 का खरीदा, हाँ या ना? तो अगर हमने नया फर्नीचर 1,20,000 का खरीदा है, तो हमको पेमेंट भी 1,20,000 का करना था। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 80,000 का ही पेमेंट किया है। इसका मतलब 40,000 मेरे को पुराने फर्नीचर का मिल गया, हाँ या ना? अपने को 40,000 कितने किसका मिल गया? पुराने फर्नीचर का मिल गया। क्या ये बात सही है कि नहीं? अब मैंने नया फर्नीचर 1,20,000 का खरीदा है, तो मेरे को कैश पेमेंट भी 1,20,000 का करना था। पर मैंने कैश पेमेंट 80 का ही किया है। तो 40,000 उन्होंने मेरे को क्यों माफ कर दिया? उन्होंने 40,000 मेरे को पुराने फर्नीचर का के लिए माफ कर दिया, हाँ या ना? इसका मतलब मेरे को पुराने फर्नीचर पे कितना वैल्यू मिल गया है? 40,000 मिल गया है। क्या ये बात क्लियर? अब यहाँ पे देखो 80,000 हमने एडिशनल पेमेंट किया। अब ये मैंने परचेज बोल के दिखा दिया। मेरे को बताओ, फर्नीचर सब खरीदोगे तो परचेज बोल के आएगा क्या? आंसर है नहीं। पर मैंने परचेज बोल के दिखा दिया, तो परचेज से हटाएंगे, लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 80,000। ठीक है या नहीं? अब एक चीज आप चेक कर लो कि सब कुछ हो गया है कि नहीं। हमारे यहाँ से पुराना फर्नीचर गया, तो मैंने टू ओल्ड फर्नीचर लिखा। अब क्योंकि ओपनिंग में ही गया है, तो कोई डेप्रिसिएशन का बात ही नहीं है। और पैसा नहीं मिला इस बार मेरे को नया फर्नीचर मिला है, तो नया फर्नीचर डेबिट। क्वेश्चन में क्या था कि नेट मैंने 80,000 पे किया है, और वो भी मैंने परचेज में दिखा दिया, तो मैंने परचेज से इसको हटा दिया। ठीक है। अब देखो डेफिनेटली इसमें गैप तो बनेगा, ठीक है। गैप क्यों बनेगा? जब भी आपके यहाँ से फिक्स एसेट जाएगा ना, तो आपको पक्का प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे अगर डेबिट में डिफरेंस आया तो आपको लॉस हुआ है, क्रेडिट में आया है तो प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे डेबिट में ही डिफरेंस आएगा। कितने का? 45 का, हाँ या ना? तो इसको लिख देंगे लॉस ऑन, ये प्लेस किया था ना, तो ये प्लेस एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज, ठीक है। तो लॉस ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? अच्छा, एक डाउट शायद आपके होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। पर जिनके डाउट हो वो ध्यान से सुनो, जिनको डाउट नहीं वो आगे स्किप कर सकते हैं इसको। देखो, एक डाउट आपका शायद ये होगा कि आप शायद ये मेरे से पूछ रहे होंगे कि दीदी याद है ऐसा ही सम हमने पहले भी किया था, जहाँ पे आपने क्रेडिटर से हटा के फिर क्रेडिटर फॉर फर्नीचर दिखाया। यहाँ पे वैसा कुछ करना नहीं है क्या? यहाँ पे देखो कैश पेमेंट हो गया है, हाँ या ना? क्योंकि कैश पेमेंट हो गया, तो बुक में क्रेडिटर तो खड़ा था ही नहीं, तो फिर क्रेडिटर को हटा के क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिखने का जरूरत ही नहीं है। क्या बात क्लियर है? ओके। अब देखो, ये जो नया एसेट है ना, ये मैंने 1 अप्रैल को यूज किया, हाँ या ना? ये जो न्यू एसेट है, इसको मैंने कब से यूज किया? इसको मैंने यूज किया है 1 अप्रैल 2021, हाँ या ना? देखो, नॉर्मली अगर ये लाइन नहीं लिखा होता, तो हम लोग क्या मानते कि नया फर्नीचर 1 जनवरी को ही आया है, तो इस पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि नहीं, नया फर्नीचर 1 अप्रैल को मैंने यूज किया है, तो इस नए फर्नीचर पे हम लोग डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से दिखाएंगे। क्या ये बात क्लियर? ओके। अच्छा, एक चीज मैं पहले इधर का बताती हूँ। देखो, ट्रायल बैलेंस में जो 85,000 का फर्नीचर था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, हाँ या ना?
85,000 का जो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर था वो पूरा का पूरा खत्म। अब क्योंकि वो पूरा खत्म हो गया तो इस 85 को हम लोग लिखेंगे ही नहीं बैलेंस शीट में। क्या ये बात क्लियर? देखो ट्रायल बैलेंस में कोई है, अब वो अगर पूरा खत्म हो जाता है तो उसको आपको दिखाने की जरूरत है ही नहीं। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब हम लोग यहाँ पे आते सीधा यही फर्नीचर आ जाएगा बैलेंस शीट में, 1,20,000। इधर लिखो फर्नीचर 1,20,000। फिनेस कहाँ जाएंगे? लॉस में। ये लॉस कहाँ जाएगा? पीएल में। तो पीएल में लिख देते हैं 45,000 टू लॉस ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर अकाउंट। फिनेस देखो क्या है, ओल्ड फर्नीचर क्योंकि पूरा खत्म हो गया तो अब ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग परचेज में जाएंगे। परचेज क्या हो गया? कम हो गया। तो परचेज को 80,000 से कम करो। क्या बोल के? परचेज ऑफ फर्नीचर। अब एक और चीज है जो हम लोग लगता हाथ कर लेते हैं। फर्नीचर 1,20,000 है, पुराना वाला तो पूरा खत्म हो गया। तो इस पे अब हम लोग डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं कितना होगा। डेप्रिसिएशन हम लोग देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,20,000 पे एक बार चेक करो डेप्रिसिएशन रेट कितना है। डेप्रिसिएशन रेट कितना है फर्नीचर का? देखो 10% है। तो इधर लिखेंगे 10%। और देखो 1 अप्रैल से हम यूज किए थे, हाँ या ना? क्वेश्चन में लिखा था ना कि 1 अप्रैल से यूज किए हैं। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितना होगा? 9 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9/12। सॉल्व करो कितना होगा? 9,000। ठीक है। अब यहाँ पे फर्नीचर से कम कर देते हैं 9,000। और ये पीएल में भी डेप्रिसिएशन आएगा तो पीएल में लिख देते टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट 9,000। तो इस तरीके से फर्नीचर वाला पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन फर्नीचर का बोला है जो हो चुका है। प्लांट एंड मशीन का कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में लिखो प्लांट एंड मशीनरी। और ट्रायल बैलेंस में चेक करो कितना है प्लांट एंड मशीनरी। 530 है तो लिखेंगे 530। अब माइनस डेप्रिसिएशन। एक बार चेक करना कितना है परसेंट मशीन का? 5% है। तो 530 का 5% और अज्यूम करेंगे ये पूरे साल भर था। तो 12/12 करोगे तो 26,500 आएगा। ये डेप्रिसिएशन पीएल में भी आएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फिनेस मोटर कार बोला है तो लिख लेते हैं यहाँ पे मोटर कार। चेक करना कितना है मोटर कार का वैल्यू। मोटर कार है 70,000, 70,000 लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस कर लो डेप्रिसिएशन 5%। 70,000 का 5% 3,500। और फिर पीएल में भी आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर का अकाउंट कितना होगा? 3,500। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो जनरल मैनेजर को कमीशन देंगे, ये अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको एक बार पेंडिंग लिस्ट में रखते हैं। अब नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग जानते हैं बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ या ना? और वैल्यू कितना है? 22,000। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो ये बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे इन्वेंटरी में। इन्वेंटरी में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, इधर वैल्यू लिख देते हैं 22,000। देखो 32 को अपने लोग साथ में भी लिख सकते हैं, नहीं तो अलग से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि मैंने साथ में लिखा है तो प्लस लिख देंगे गुड्स। ठीक है।
फिर क्लोजिंग, फिर अपने को कहाँ जाना है, ट्रेडिंग में लिखना है। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। इधर वैल्यू लिख देते हैं 22,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट है, मतलब इतना ही एडिशनल पॉइंट था जिसमें सिर्फ 10 नंबर बाकी है। ये अभी होगा नहीं क्योंकि ये नेट प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा है। अब अपने को ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करना है। अब प्लीज आप अपना एक बार बुक रेफर करके अपने लोग ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले परचेज का वैल्यू है, तो परचेज का वैल्यू लिख लेते हैं। फिर इंटरेस्ट 8,000 हम लोग का हो चुका है लिखना, डेटर भी हो गया, सस्पेंस भी खत्म, रेंट भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर भी साइड हो गया है। फर्नीचर तो याद है खत्म हो गया था, फिर नया फर्नीचर खरीदे तो ये भी हो गया। अब सैलरी दिया हुआ है, सैलरी लिख लेते हैं। टू सैलरी अकाउंट कितना, 7,000। फिर वेजेस तो ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस को ट्रेडिंग में लिख देंगे, टू वेजेस अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस में जो है वो एक ही जगह आएगा, तो ध्यान रखना। जीएसटी, अब आप बोलोगे जीएसटी दीदी याद है, इनपुट जीएसटी होता है, आउटपुट जीएसटी होता है। पर एक बार चेक करो यहाँ पे, आउटपुट जीएसटी ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ या ना। तो इसको नॉर्मल एक्सपेंस मान लो, ठीक है या नहीं। क्या ये बात आपको समझ में आया। देखो एक क्या होता है, अगर आपने जीएसटी किया होगा तो आपको पता होगा कि इनपुट जीएसटी एसेट होता है, जिसको हम लोग आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करके नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं। पर पर ये कौन दिखाते हैं, जिनको क्रेडिट मिलता है। जैसे अपने नॉर्मल इंसान लोग, ठीक है या नहीं, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप जैसे कोई जीएसटी पे किए हो तो आपको थोड़ी ना रिफंड हो मिलता है, हाँ या ना। तो आपके लिए जीएसटी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। क्या ये बात क्लियर। जिसको क्रेडिट मिल जाएगा उसके लिए तो जीएसटी, इनपुट जीएसटी एसेट हो गया। अब जिनको क्रेडिट नहीं मिलता है, जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ हो अगर सपोज, तो हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फिर ये जीएसटी, ये इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। यहाँ पे एक बार आप चेक करो, ट्रायल बैलेंस में आउटपुट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका शायद रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ होगा, हाँ या ना। क्योंकि अगर सेल कर, देखो इसने सेल किया है तो आउटपुट जीएसटी भी होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में आउटपुट जीएसटी भी नहीं है, मतलब इसका कोई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ नहीं है। इसने खुद सामान कहीं से खरीदा होगा तो जीएसटी इसने पे किया है। क्या मेरा बात क्लियर है। इसका खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, बोल के सेल जब उसने किया तो कोई ट्रायल बैलेंस में आउटपुट जीएसटी नहीं करा है, मतलब इसका कोई रजिस्ट्रेशन जीएसटी का नहीं लिया हुआ है, ठीक है या नहीं। तो इसको कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो इसके लिए जीएसटी क्या हो गया, नॉर्मल एक्सपेंस हो गया। तो ये पीएल में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो टू जीएसटी अकाउंट 6,000। ये मोटर का दिया हुआ है, मोटर का हो चुका है लिखना। ऑक्ट्राई लिख दो ट्रेडिंग में। फिर देखो इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस पहले लिखा हुआ है क्या, इधर लिख लेते हैं इंश्योरेंस। 10,000। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, हाँ या ना। अब प्रीपेड एक ही जगह जाएगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है। प्रीपेड एसेट होता है तो ये एसेट में जाएगा। अदर करेंट एसेट में लिखूं प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, कुछ भी लिख लो। 2300। तो ये फैक्ट्री सेट, फैक्ट्री सेट एसेट हो गया, फिक्स एसेट। तो इधर लिखेंगे 30,000। फिर आगे देखो बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल के अंडर आएगा। तो इधर लिख लेते हैं बिल रिसीवेबल 25,000। पेटेंट इनटैंजेबल एसेट है, ध्यान रखना पहले इनटैंजेबल आएगा, मेरे से गलती हो गई है। ऑलवेज इनटैंजेबल एसेट पहले आएगा, ठीक है। तो इधर आएगा पेटेंट्स, जो कि कितना है 30 to 100। एक बार चेक करती हूँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया अरेंजमेंट में।
ओके सही है सब। फिनेस देखो क्या है पेटेंट के बाद, सेल्स रिटर्न जो कि सेल से कम हो जाएगा, तो सेल में लिखो माइनस सेल्स रिटर्न 2000। और नेक्स्ट पेज में कुछ नहीं है। अब क्रेडिट की तरफ आओ, सेल्स है, सेल्स लिख लो 325। लोन हम लोग ने लिख लिया था ऑलरेडी, ये देखो लोन हम लोग का लिखा हुआ है 1 लाख। बिल्स पेबल कहाँ आएगा, ट्रेड पेबल में, तो ट्रेड पेबल में लिखो बिल्स पेबल 86,000। कैपिटल लिख लो 487, 487। फिर है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखो 102,500। एपेंटाइसिव प्रीमियम मिला है तो ये इनकम हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एपेंटाइसिव प्रीमियम, कितना है 2000। परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज से कम हो जाएगा, तो परचेज से कम करो, परचेज रिटर्न कितना है 1500। और तो देखो कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से टैली करेंगे और सम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक कमीशन बाकी है, ठीक है। इस सब में ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। पहले परचेज का टोटल करते हैं। ये जो डिफरेंस आएगा ये पीएल में जाएगा, टू पीएल अकाउंट। डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, अब पीएल में लिख देंगे बाई ट्रेडिंग अकाउंट। डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 241100, 5000, 3300। अब टैली करेंगे, अच्छा टैली नहीं करोगे, इधर ध्यान से समझना। नेट प्रॉफिट अपने को यहाँ पे निकालना है, हाँ या ना। मेरे को पता एक बार का हम लोग जो नेट प्रॉफिट निकालेंगे उसमें जनरल मैनेजर कमीशन तो नहीं होगा, हाँ या ना। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप मत लिखना, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज में लिखो, हम लोग अभी एक नेट प्रॉफिट पता करेंगे और उसमें जनरल मैनेजर कमीशन नहीं होगा। इसमें देखो हम एक नेट प्रॉफिट पता अभी करेंगे, उसमें हमने क्या नहीं लिया होगा, हमने जनरल मैनेजर कमीशन नहीं लिया होगा, ठीक है या नहीं। तो अभी अपने लिखेंगे नेट प्रॉफिट और इसमें हमने क्या नहीं लिया है, जनरल मैनेजर कमीशन नहीं लिया है, ठीक है। जनरल मैनेजर कमीशन हमने नहीं लिया। अच्छा नेट प्रॉफिट आएगा कैसे ये एक बार हम लोग चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि नेट प्रॉफिट आएगा कैसे। ये देखो यहाँ पे जितने भी इनकम है उनको प्लस करना है, ये सारी इनकम को हम लोग क्या करेंगे प्लस, और ये सारी एक्सपेंस को माइनस। तो 241100, आप एक बार कैलकुलेटर में कर लो, 241100 प्लस 1000 प्लस 2000, और ये सारे एक्सपेंस होंगे माइनस। तो माइनस कर लो इन सबको, कितने आएंगे।
देखो 116,888 सॉरी 116,800 का डिफरेंस आएगा, हाँ या ना। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज, देखो हमने नेट प्रॉफिट निकाला और अभी तक जनरल मैनेजर कमीशन लिया नहीं है। तो बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एक बार आप कैलकुलेटर में टैली करो, आपका ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख कर यहाँ पे आपको समझाती हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन कितना है, 116,800। अब जनरल मैनेजर को हम लोग कैसे कमीशन देंगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है कि जनरल मैनेजर को हम लोग कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। सच कमीशन बीइंग चार्ज टू पीएल बिफोर असर्टिंग द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो पहले 30,000 पे कुछ नहीं होगा, फिर नेक्स्ट 30,000 पे 10%, फिर नेक्स्ट 30,000 पे 20% और बैलेंस नेट प्रॉफिट पे 30%। ओके, यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, 116। टोटल नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का, 116,800। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स नेट प्रॉफिट और कमीशन, कमीशन येट, कमीशन येट और फिर एक होगा कमीशन, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ है, एक मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट यूपीस 30,000 ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, जिसपे कोई कमीशन नहीं लगेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, यूपीस नेक्स्ट यूपीस 30,000 ऑफ नेट प्रॉफिट, इस पे कितना परसेंट, 10%। फिर लिखा है नेक्स्ट 30,000 ऑफ नेट प्रॉफिट पे 20%। और फिर लिखा है बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट पे कितना, 30%, हाँ या ना। ओके, पहला 30,000 इधर लिखेंगे, फिर इधर कितना नेट प्रॉफिट होगा, 30,000। फिर इधर भी कितना होगा, 30,000। बैलेंस कितना होगा, 90 हुआ है अभी तक, माइनस कर लो 90 से इसको, तो 26,800। अब पहले वाले पे तो कोई कमीशन होगा नहीं तो नील हो गया। 30,000 पे 10% करो, 3,000। 30,000 पे 20% करो, 6,000। 26,800 पे 30% करो, 8040। टोटल करो कितना होगा, 17,040। देखो जनरल मैनेजर कमीशन कितना आया, 1740, हाँ या ना। अब ये जनरल मैनेजर कमीशन कहाँ जाएगा, पीएल में। तो यहां से मैं ये हटा देती हूँ और पीएल में लिखेंगे टू जनरल मैनेजर कमीशन अकाउंट। कितना था वैल्यू, 17,040, 17,040। अब एक चीज आप ध्यान रखना, कमीशन ट्रायल बैलेंस में नहीं था तो ये दो जगह आएगा। एक तो ये आ गया पीएल में और दूसरा कहाँ पे आएगा, देखो ट्रायल बैलेंस में नहीं था मतलब ये मैंने पे नहीं किया है तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ये लाइबिलिटी में आ जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर कमीशन पेएबल, या आप आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो। कितना वैल्यू है, 17,040, 17,040। अब अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ टैली करना है, सारे पॉइंट्स हो गए हैं कंप्लीट। तो टैली करते हैं, देखते हैं कितने का डिफरेंस आएगा। 99,760 का डिफरेंस आएगा। देखो बुक से और अपना टैली नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फर्नीचर का उन्होंने फुल डेप्रिसिएशन लिया है, ठीक है। जबकि फर्नीचर तो 1 अप्रैल से यूज हुआ था, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन बनना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपना प्रोसेस एकदम सही है। ये जो भी डिफरेंस आएगा कैपिटल बोल के लिख देंगे, तो कैपिटल अकाउंट डैश दे के नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब कैपिटल में कर लेते हैं प्लस, कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट 99,760
अब यहाँ पे देखो जो हेडिंग्स हमने दिए थे उन सबको हटा दो, जैसे शॉर्ट टर्म बोइंग हटा दो, ट्रेड पेबल हटाओ, क्रेडिटर का फाइनल वैल्यू देखो कितना होगा। फिर यहाँ से अदर करंट लाइबिलिटी का हेडिंग हटाओ, मतलब काम होते ही हेडिंग सारा हटा देना, ठीक है। अब यहाँ पे एसेट की तरफ आओ, यहाँ से कौन कौन सा हेडिंग हटेगा बता देती हूँ। इन्वेंटरीज हटा दो, ट्रेड रिसीवेबल हट जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हट जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हट जाएगा, अदर करंट एसेट हट जाएगा। यहाँ पे फर्नीचर पे उन्होंने पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लिया है, जो कि गलत है, इसलिए तो डिफर करेगा अपना बुक के साथ। डेटा देखते हैं कितना है। अब टोटल ही करना है अपने को, लाइबिलिटी का पहले टोटल देखते हैं कितना होगा। टोटल आएगा 890,400। इधर भी चेक करें इतना आ रहा है कि नहीं। देखो दोनों तरफ मैच कर गया। देखो मैंने ट्राई किया कि अपनी तरफ से मैं सारे डाउट्स लूं, फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।